हाय दोस्तों, तो मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हैं एग्जाम साइको। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों सिलोजिज्म के बारे में। ठीक है, बेसिक से लेके ट्रिक्स से लेके एडवांस तक। ठीक है, तो मैं सारे टॉपिक्स सारे क्वेश्चंस में कवर करने वाला हूँ। बेसिकली सिलोजिज्म होते क्या है, उसको समझना किस तरीके से, उसका इंपॉर्टेंस कितना है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो पूरे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो बेसिक से समझते हैं सिलोजिज्म होती क्या है। सिलोजिज्म बेसिकली क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, उसके कंक्लूजन होंगे। तो उस स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके आपको उस कंक्लूजन को बताना है कि कंक्लूजन सही है या गलत है, और उसके ऊपर उसके आपके आंसर निकालने हैं दोस्तों। तो अगर हम इसको मतलब थोड़ा एनालाइज करके सॉल्व करें, इस ट्रिक के साथ साथ सॉल्व करें, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। और बहुत इनके मार्क्स भी मतलब अच्छे खासे आते हैं। बैंक एग्जाम के बारे में बात करें तो ये 2-3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन अच्छे खासे मार्क्स के लिए आते हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत है और ईजी होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि सबसे पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो यार बेसिकली सिलोजिज्म में जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसके कंक्लूजन जो होते हैं ना, वो इन 3 बेसिक चीज़ों के ऊपर बेस होते हैं। तो इसको समझते हैं बेसिकली क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला है कि सम ए आर बी। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि ये जो मैंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, यही आपके बेसिक बिल्डिंग पॉइंट्स है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यार अब खुद सोचो कि अगर स्टेटमेंट में बोला है कि सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी बोला है, तो हम इसको डायग्रामेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम ए हमने इस वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया कि भाई ये ए है। ठीक है, और ये बी है। ठीक है, तो ये दोनों का पोर्शन कॉमन है, समझा। अभी इसमें हम बोल सकते हैं कि सम एज आर बी, तो ये ठीक है, इतना सही है। हम इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं यार कि ये सपोज ये बी है, ठीक है, सॉरी सपोज ये ए है और इसके अंदर ये बी है। ठीक है, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि सम एज आर बी, मतलब बी का जो पार्ट है वो ए में आ रहा है, तो इसके ऊपर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट यार हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ये भी है और इसको लिखने के इनफाइनाइट तरीके हैं। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये एक डायग्राम है, ये ए है, ये बीच में दूसरा डायग्राम बी है, तो इसके बाद जो कॉमन है वो है, तो मतलब सम एज आर बी। तो हम इनफाइनाइट तरीके से इसको डायग्रामेटिकल लिख सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं यार कि हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं। मतलब हमें इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना है, तो इसका जो ये जो स्टेटमेंट है सम एज आर बी, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो वो ये है यार। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आपको दिया जाए कि सम ट्रीज आर बलून, सम बैट्स आर बॉल, तो ये वाला फॉर्मेट को फॉलो करना है, इसको फॉलो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने यहाँ तक लिख लिया। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट? ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर लिया कि सम एज आर बी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कर लिया हमने कि यार ऑल एज आर बी, जितने भी एज है वो सारे बी है। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली ए को लिख दिया सबसे पहले, ये ए है, ए पूरा का पूरा बी है, मतलब क्या बी इससे बड़ा होगा, तो ये हुआ बी। ऑल एज आर बी, सारे के सारे ए क्या है, बी है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हम इसको ये भी कह सकते हैं यार कि देखो कि ये ए है और इसके ऊपर ही ओवरलैप होके बी आ रहा है, तो ऑल एज आर बी, तो ये भी सही है। बट क्या करना है, क्या फॉलो करना है, हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना है कि जब भी स्टेटमेंट इस तरीके से आए हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहला इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड देखते हैं, नो एज आर बी, मतलब ए का कोई भी पार्ट बी नहीं है, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है यार। ये देखो ये ए है, इसके बीच में हमने स्ट्रिंग बना ली, इसको क्रॉस कर लिया, और ये बी है, मतलब ए का कोई भी पार्ट बी नहीं है, दूर दूर तक कोई इसका रिलेशन नहीं, कोई इसका संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ समझ आ गई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं अभी।
तो दोस्तों हमने अभी कंसेप्ट समझ लिया, अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन को किस तरीके से स्टार्ट करना है वो पहले समझते हैं। सबसे पहले हमें वेन डायग्राम बनाना है, जो हमें स्टेटमेंट दिए है उसके ऊपर सबसे पहले हमें वेन डायग्राम्स बनाना है, और फिर वो वेन डायग्राम्स को कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं क्या वो हमें देखना है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा नोटिस करना है यार कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब कोई कंक्लूजन आपको दिए जा रहे हैं, तब ये देखना कि उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड दिया है क्या, पॉसिबिलिटी या इस तरीके से कुछ वर्ड, ठीक है। मतलब अगर ये वर्ड दिया है तो वो स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेट नहीं है, ठीक है। अगर ये वर्ड नहीं दिए तो वो स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेट है, मतलब वो स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं वही होना चाहिए, ठीक है। इसको और से एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा, बट ठीक है। पर सबसे पहला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, फिर आगे चल के वो भी चीज़ आपको समझ में आ जाए किस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क। सारे के सारे मैनेजर्स क्लर्क्स हैं। मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले यार मैंने मैनेजर को एम से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एम से रिप्रेजेंट किया और सर्कल बना लिया, और क्या कहता है कि ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क। तो सारे के सारे मैनेजर जो है वो क्लर्क है। ये मैनेजर है, ये क्लर्क है, मतलब सारे के सारे मैनेजर क्या है, क्लर्क है। समझा यहाँ तक, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल क्लर्क्स आर असिस्टेंट। ऑल क्लर्क्स आर असिस्टेंट, तो ठीक है यार, ऑल जितने भी क्लर्क्स हैं उसको मैंने असिस्टेंट करके रख लिया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, नो एग्जीक्यूटिव आर क्लर्क। नो एग्जीक्यूटिव आर क्लर्क, ठीक है। अभी एग्जीक्यूटिव जो है वो कोई भी क्लर्क नहीं है, तो हमने देखा है तीन स्टेप्स में, तीन जो स्टेटमेंट उसमें देखा है कि इस तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो ऑल नो एग्जीक्यूटिव आर क्लर्क को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एग्जीक्यूटिव मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव क्लर्क नहीं है, यहाँ तक समझा सबको, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेटमेंट के जो है वेन डायग्राम निकाल लिया। अभी कंक्लूजन को वेरीफाई करेंगे कि वो कंक्लूजन उस पर कितने सही उतरते हैं। जो सही नहीं उतरते वो तो रॉन्ग हो जाएंगे, जो सही उतरेंगे वो राइट हो जाएंगे। फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम क्लर्क्स आर एग्जीक्यूटिव। कुछ क्लर्क्स जो है वो एग्जीक्यूटिव है। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने बोला है कि नो एग्जीक्यूटिव्स आर क्लर्क, और यहाँ पे बोल रहा है कि सम क्लर्क्स एग्जीक्यूटिव, मतलब नशा वगैरह करके आए, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि इस वेन डायग्राम से जो हमें दिख रहा है कि भाई कोई भी एग्जीक्यूटिव क्लर्क नहीं है, और यहाँ पे बोल रहा है कि सम एग्जीक्यूटिव क्लर्क है। मतलब ये कंक्लूजन सही है या गलत है, ये कंक्लूजन टोटली गलत है, तो इसका हम क्या कर देंगे, रॉन्ग, ठीक है। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम असिस्टेंट आर मैनेजर। सम असिस्टेंट, असिस्टेंट यहाँ पे है, मैनेजर यहाँ पे है, तो ये बोल रहा है कि सम असिस्टेंट आर मैनेजर। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इसमें कुछ पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ वर्ड है नहीं है। सम असिस्टेंट आर मैनेजर मतलब ये कहना क्या चाहता है कि भाई कुछ असिस्टेंट जो है वो मैनेजर होने ही होने चाहिए, और वो वेन डायग्राम में दिखना ही दिखना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे देखोगे कि सम असिस्टेंट आर मैनेजर दिख रहे हैं क्या, यार दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, देखो ये मैनेजर का पार्ट है, ये असिस्टेंट का पूरा पार्ट है। मतलब कुछ मैनेजर जो है वो असिस्टेंट भी है ना, तो सम सॉरी कुछ मैनेजर, सारे मैनेजर असिस्टेंट है, तो मतलब कुछ असिस्टेंट जो है मैनेजर है। मतलब जो सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है वो सही है, ठीक है, इस वेन डायग्राम के हिसाब से। तो ये सेकंड वाला कंक्लूजन पार्ट क्या होगा हमारा, सही। यहाँ तक समझा, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन देखते हैं, सम असिस्टेंट आर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सम असिस्टेंट आर एग्जीक्यूटिव, यार ये मैंने पहले ही बोला कि डेफिनेट सेंटेंस है। यहाँ पे जो बोला जाए वो वेन डायग्राम में दिखना ही चाहिए, तो ये वेन डायग्राम में दिख रहा है यार कि सम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है। देखो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे पड़ा है, असिस्टेंट यहाँ पे है, उसमें कुछ सम दिख रहा है आपको, मतलब कुछ डायग्राम ऐसे इसके अंदर कुछ दिख रहा है, कुछ है, नहीं दिख रहा है, नहीं है। तो ये वाला थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग। मतलब इन तीनों कंक्लूजन में से सेकेंड कंक्लूजन हमारा आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इससे बढ़िया और अच्छे तरीके से आप समझ में आ जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बना दे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल सिंबल्स आर इमेजेस, ठीक है। ऑल सिंबल्स आर इमेजेस मतलब मैंने सिंबल का वेन डायग्राम बना लिया, उसके अंदर एस लिख लिया, सिंबल को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल सिंबल्स आर इमेजेस मतलब क्या, मैंने इमेज का भी बना लिया भाई, और इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल इमेजेस आर टूल। ऑल इमेजेस, तो इमेजेस यहाँ पे है और टूल यहाँ पे है, तो ऑल इमेजेस आर टूल लिख दिया हमने, समझा। फर्स्ट लिख दिया कि
फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा कि ऑल सिंबल्स आर इमेजेस, ऑल सिंबल्स आर इमेजेस। सेकंड स्टेटमेंट लिख दिया ऑल इमेजेस आर टूल, ऑल इमेजेस आर टूल। अभी थर्ड स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नो इमेज इज अ कलर, नो कोई भी इमेज कलर नहीं। तो सेम फॉर्मूला है अपना लास्ट टाइम जैसे हम करते हैं कि नो इमेज, इमेज और कलर के बीच में हमने क्रॉस लगा लिया, तो ये कलर है, ये इमेज है। तो वेन डायग्राम भाई, तो हमने अभी स्टेटमेंट के हिसाब से वेन डायग्राम तो बना लिया। अभी कंक्लूजन देखना है और हमें देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो वो आराम से देखते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम टूल्स आर नॉट कलर। कुछ ऐसे टूल्स है कि जो कलर नहीं है। तो टूल्स यहाँ पे, कलर यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे देखो कि कलर जो है और इमेज जो है उसके बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं है, उसके बीच में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। और टूल का कुछ पार्ट इमेजेस में है, टूल का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट इमेजेस में है, ठीक है। मतलब हम यहाँ से यार ये कह सकते हैं कि सम टूल्स आर नॉट कलर। मतलब ये जो इमेज का पार्ट है कि जो कलर नहीं है, वो यही कह रहा है कि जो टूल्स का पार्ट है ये वाला, वो कलर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, बिल्कुल सही हो गया। आपको समझा? एक सिंपल चीज से आपको बताता हूँ यार कि क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम टूल्स आर नॉट कलर। तो कुछ टूल्स तो इमेजेस है और इमेजेस और कलर में कुछ कॉमन नहीं है। मतलब इसका कहना यही होता है कि जो इन दोनों में कॉमन नहीं है वो वही वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम टूल्स आर नॉट कलर। तो ये स्टेटमेंट हो गया सही, तो ये हो गया सही। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल सिंबल्स आर नॉट कलर। सही है, सही है, क्योंकि इमेजेस और कलर में कोई कॉमन नहीं है और पूरे सिंबल जो है वो इमेज के अंदर बैठा है। मतलब क्या कि सिंबल में और कलर में कुछ कॉमन नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया दोस्तों सही, ठीक है। तो समझा यहाँ पे? बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन देखना दोस्तों, और इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अभी तक हम डेफिनेट में बात कर रहे थे, अभी पॉसिबिलिटी में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं, वेन डायग्राम अच्छे से बनाते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्यू मिनट्स आर आवर। तो भाई हमने फ्यू मिनट्स के लिए एफ लिख दिया, सॉरी एम लिख दिया, और आवर्स के लिए एच से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यार फ्यू का मीनिंग क्या है? फ्यू का मीनिंग भाई कुछ नहीं है, फ्यू मतलब सम के बारे में हम जो कहते थे वही भाई ये फ्यू है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे फ्यू को हमें सम ही लेना है। तो फ्यू मिनट्स आर आवर्स, तो हमने यहाँ पे से लिख दिया भाई ये आवर है, ठीक है। देन क्या कह रहा है, नो आवर्स आर डेज। तो नो आवर्स के लिए हमने ऐसे लिख दिया और डेज के लिए हमने ये वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है। यहाँ तक समझा। उसके बाद क्या कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट, एटलीस्ट डेज आर वीक। एटलीस्ट का भी मीनिंग सेम है। एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, सम, ठीक है। तो इसका भी मीनिंग हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, कुछ तो है, मतलब क्या है, सम। तो सम की तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट सम डेज आर वीक, तो वीक हमने यहाँ पे लिख दिया यार, ठीक है। देखो अभी कंक्लूजन सॉल्व करते हैं। अभी कंक्लूजन किस तरीके से है, उसको किस तरीके से सोचना है वो देखते हैं। सम डेज इज अ मिनट इज अ पॉसिबिलिटी। देखो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी। मतलब यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि भाई मैं डेफिनेट नहीं हूँ, मैं पॉसिबिलिटी हूँ, मतलब मैं हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है कि वही हमें चेक करना है। सम डेज इज अ मिनट, सम डेज, ठीक है। इसमें आर आ जाएगा, सॉरी ग्रामेटिकल, इसमें ध्यान मत देना इतना, ठीक है। सम डेज आर मिनट्स, मतलब क्या, कुछ डेज ऐसे हैं कि जो मिनट्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे खुद सोचो कि यार आवर और मिनट में ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है, जो आवर में है, और आवर और डेज में कोई सिमिलरिटी नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं यार कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला मिनट्स का, ये डेज में नहीं आ सकता, ठीक है। बट डेज में ये वाला पार्ट तो आ सकता है यार, समझा? मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम वेन डायग्राम को इनफाइनाइट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वेन डायग्राम को यार इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना। अगर मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखो वेन डायग्राम कुछ तो इस तरीके से होगा, मतलब कुछ तो एम का पार्ट डी में कॉमन होगा, और इसमें पॉसिबिलिटी कहा गया हो सकता है। तो भाई हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया सही, ठीक है। मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, ओरिजिनल डायग्राम पे आते हैं हमारे, ठीक है।
तो इसके वजह से कंक्लूजन फर्स्ट हो गया सही। सेकंड कंक्लूजन के बारे में हम बात करते हैं कि सम वीक इज नॉट अवर, ठीक है, सम वीक्स आर नॉट अवर, ठीक है। तो मतलब क्या, ठीक है, सम वीक्स जो है वो अवर नहीं है। तो वो देखो क्या होगा कि देखो कुछ वीक्स जो है इस डेज के अंदर है और डेज और एच में कोई सिमिलरिटी नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस डेज के अंदर ये जो वीक्स है ये अवर नहीं है, और यही स्टेटमेंट में कहा गया है कि सम वीक्स आर नॉट अवर, ठीक है। तो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट में क्या होगा, सही, ठीक है, वो भी सही है। डेफिनेट स्टेटमेंट है, दिख रहा है, सही है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि नो डे इज अ वीक, ठीक है। अभी देखो नो डे इज अ वीक, तो ये डेज है और ये वीक है, ठीक है। हमें जैसा दिख रहा है कि नो डे इज अ वीक दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा सिंबल दिख रहा है इन दोनों के बीच में, डे और वीक के बीच में नहीं है, तो फिर वेन डायग्राम से डायरेक्टली स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट है रॉन्ग। तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 क्या है, सही है, बाकी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बस एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे तभी तो अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट के हिसाब से पहले अपना वेन डायग्राम बना लेते हैं यार, ठीक है। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट की, ऑल हनी आर शुगर, तो यार हमने हनी के लिए एच लिख दिया, ऑल हनी आर शुगर, और शुगर के लिए एस लिख दिया एज यूजुअल, जैसे हम करते हैं आराम से वैसे ही। सम शुगर इज सॉल्ट, ठीक है। तो शुगर के लिए मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, क्योंकि एस एस दोनों में कॉमन है, तो मैं ये लिखता हूँ कि सम शुगर इज अ सॉल्ट, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे इतना तक। नो हनी इज अ वाटर, ठीक है, नो हनी इज अ वाटर, ठीक है। तो हनी यहाँ पे है, वाटर यहाँ पे है, इनके बीच में मैंने क्रॉस डाल दिया, यहाँ तक समझा, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी कंक्लूजन देखते हैं। सम सॉल्ट इज नॉट अ वाटर, ठीक है, सम सॉल्ट इज नॉट अ वाटर, ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है यार। तो यार यहाँ पे एक चीज सोचो कि यहाँ पे क्या बोला है कि सम सॉल्ट इज नॉट अ वाटर, कि कुछ सॉल्ट ऐसा है कि जो वाटर नहीं है, ठीक है। और नहीं है का रिलेशन हमारा वाटर के साथ किसके साथ है, हनी के साथ, और हनी का रिलेशन किसके साथ है, शुगर के साथ है, ठीक है। और एक डेफिनेट सेंटेंस है। तो यार यहाँ पे अगर ये बोला जाता कि सम शुगर इज नॉट अ वाटर, ये सही होता, क्योंकि हनी शुगर के अंदर है और हनी का और वाटर का कोई रिलेशन नहीं, तो ये सही होता। बट यहाँ पे ये बोला गया है कि सम सॉल्ट इज नॉट अ वाटर, इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, इन दोनों में हम कोई रिलेशन एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकते। तो यार क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसको हमें रॉन्ग कर देना है, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेटमेंट है और यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम इसको नहीं कह सकते, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सम हनी इज अ वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कुछ हनी जो है वो वाटर है या पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी आप खुद देखो कि हनी जो है और वाटर के बीच में क्रॉस है, मतलब दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, और यहाँ पे बोला गया है कि सम हनी इज अ वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पे भी वो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपैरिजन ही नहीं है, यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज ही नहीं है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। तो यहाँ पे यार हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी एडवांस लेवल वाला देखते हैं। बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में डायग्रामेटिकली बनाया, उसके बाद कंक्लूजन को देखा, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट देखते, स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों, ओनली फ्यू स्माइल्स आर क्यूट। तो ओनली फ्यू मतलब ये स्माइल्स है और ये क्यूट है, तो ओनली फ्यू स्माइल्स आर क्यूट, हमें पता है कि फ्यू का मतलब क्या है, सम है, ठीक है। तो ओनली फ्यू स्माइल्स आर क्यूट, तो इस तरीके से हम डायग्रामेटिकली हमने बना लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑल क्यूट इज डॉग्स, ठीक है। तो जितने भी स्माइल, ये स्माइल लिखा हमने, ये क्यूट लिखा, तो ऑल क्यूट इज डॉग, ठीक है, मतलब जितने भी क्यूट है वो क्या है, डॉग है। यहाँ तक हमने लिख दिया। सम डॉग्स आर ऑसम, ठीक है, तो सम डॉग्स आर ऑसम, तो हमने यहाँ पे डॉग्स को, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉग, और ऑसम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लिया। अभी कंक्लूजन का हमें ऊपर जाना है, ठीक है। इसमें एक पॉसिबिलिटी का एक कंक्लूजन है, उसको हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। उससे पहले फर्स्ट कंक्लूजन समझते हैं। सम स्माइल्स आर ऑसम, ठीक है, तो कुछ स्माइल क्या है, ऑसम है। तो मतलब देखो, ये डेफिनेट सेंटेंस है,
और हम इसको कंक्लूजन भी कह सकते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन है, मतलब जो दिख रहा है वही हो रहा है क्या पे, वो हमें जानना है, ठीक है। तो सम स्माइल्स आर ऑसम, तो स्माइल ये है, ऑसम है, तो क्या कुछ स्माइल ऑसम है तो हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे ये बोल रहा है कि है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो इसको हम रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं कि ऑल डॉग्स बीइंग स्माइल इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी डॉग्स हैं वो स्माइल होने की एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जहाँ पे ये क्वेश्चन सेंटेंस आता है ना कि पॉसिबिलिटी, वहाँ पे थोड़ा पॉज लेने का, ठीक है, और सोचने का कि इस तरीके से हो सकता है क्या, डेफिनेट नहीं है, पॉसिबिलिटी है, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। बट ये जो स्टेटमेंट है इसको ये वॉयलेट नहीं करना चाहिए, मतलब क्या, देखो स्टेटमेंट में क्या कर रहा है कि ऑल डॉग्स बीइंग स्माइल इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी डॉग्स हैं वो क्या है, स्माइल है, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, ऑब्वियसली हो सकती है। देखो कि अगर इस स्माइल को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, मतलब ये देखो फॉर एग्जांपल कि ये क्यूट है, ठीक है, ये हमने ले लिया डॉग्स, ठीक है, और ये हमने ले लिया ऑसम, ठीक है, और मैं स्माइल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली कर सकता हूँ, क्योंकि ये कंडीशन भी इन तीनों कंडीशन को वॉयलेट नहीं कर रही है, ठीक है, वॉयलेट नहीं कर सकती, मतलब क्या, ओनली फ्यू स्माइल्स आर क्यूट, तो मतलब स्माइल देखो यहाँ पे और क्यूट देखो, तो क्यूट ये है, ठीक है, तो इस क्यूट में इसी का सेंटेंस हम किस ले सकते हैं कि कुछ क्यूट जो है वो स्माइल है, तो इस कंडीशन को वॉयलेट नहीं कर रही है। दूसरा, ऑल क्यूट इज अ डॉग, ऑल क्यूट इज अ डॉग, देखो इसके अंदर ये क्यूट है, ये डॉग है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें सही हो रहा है, इसको भी ये वॉयलेट नहीं कर रही है। और थर्ड जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि सम डॉग्स आर ऑसम, तो सम डॉग्स आर ऑसम, तो ये वाला स्टेटमेंट भी इसमें क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, सारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सही। इसको हमें राइट साइड में देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे तरीके से देखना, ठीक। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है। तो सबसे पहला वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम क्या कर रहा है कि ओनली फ्यू विंड आर ब्रिज, ठीक है, तो हमने विंड ले लिया, हमने ब्रिज ले लिया, ठीक है, तो ओनली फ्यू विंड यहाँ तक हमने कर लिया। सम एयर इज ट्री, तो सम एयर और ट्री इन दोनों में है क्या, अभी एयर और ट्री का रिलेशन दोनों में निकाल सकते हैं क्या, तो अभी तक नहीं निकाल सकते, तो उसको सेकंड स्टेटमेंट को वैसे ही रखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इसका कोई रिलेशन नहीं का पहला वो चेक करते हैं। तो ऑल एयर इज ब्रिज, तो है रिलेशन एयर और ब्रिज, एयर है और ब्रिज यहाँ पे है, तो ठीक है, तो ऑल एयर इज ब्रिज, तो मतलब क्या, मैंने यहाँ पे इसको एयर लिख लिया, ठीक है, ऑल एयर इज ब्रिज, इस तरीके से मैंने इसको डिनोट कर लिया। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को, सम एयर इज ट्री, तो सम एयर इज ट्री, तो फिर मैंने यहाँ पे ट्री लिख लिया और सम एयर इज ट्री, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। अभी कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन इसको सेटिस्फाई कर रहेगा, और कर रहे हैं तो कौन से कंक्लूजन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, ऑल विंड इज अ एयर इज पॉसिबिलिटी, जितने भी विंड है वो एयर है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये हमें जानना है कि यह सही या गलत है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऑल विंड मतलब क्या, ये विंड लिख दिया हमने, इज एयर, तो एयर यहाँ पे आ गया, ऑल विंड इज एयर, ये यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और जैसे कि पता है कि एयर जो है पूरा का पूरा ब्रिज के अंदर है, तो इस तरीके से हमने इसको ब्रिज के अंदर ले लिया, ठीक है। यहाँ से देखो पूरा का पूरा एयर ब्रिज के अंदर, इसलिए हमने यहाँ को इसको ब्रिज के अंदर ले लिया। अब देखो, अब ये वाले वेन डायग्राम जो है ये इन स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रही है क्या, वाला वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ओनली फ्यू विंड आर ब्रिज, ओनली फ्यू विंड, कुछ ही विंड ऐसे है कि जो ब्रिज है। अगर हम यहाँ की बात करें तो इसमें देखो, इसमें पूरे के पूरे विंड ब्रिज बन रहे हैं, ठीक है, पूरे के पूरे विंड ब्रिज बन रहे हैं। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको ये इनवैलिड ठहरा रहा है। मतलब क्या, ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। मतलब इसमें हमें ये सीखना है कि पॉसिबिलिटी जहाँ पे दी है वहाँ पे हमें स्टेटमेंट चेक करना है, और अगर स्टेटमेंट उसको वैलिड कर रहे हैं तो उसको हमें सही
टिक मार्क करना है, अगर उसको नहीं वैलिड कर रहा है तो वो कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड कंक्लूजन देखते हैं यार। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन क्या कर रहा है कि ऑल ब्रीज इज विंड इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल ब्रीज, ये ब्रीज बन गया, ऑल ब्रीज इज अ विंड इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये वाली जो वेन डायग्राम है ये इन स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रही है या वैलिड कर रही है क्या, वो देखना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि ओनली फ्यू विंड आर ब्रिज। ठीक है, ओनली फ्यू विंड आर ब्रिज, ब्रिज तो पूरे विंड है बट विंड जो है वो कुछ ही है कि जो ब्रिज है, मतलब ये वाला सेकंड कंक्लूजन इसको वैलिड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। समझ आया। थर्ड कंक्लूजन देखते हैं अभी। थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है, इसके लिए भी हमें और एक वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे। सम ट्री आर ब्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ट्रीज जो है वो ब्रीज है, ये पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, सम ट्रीज आर ब्रिज इज अ पॉसिबिलिटी, सम ट्रीज आर ब्रिज। देखो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा समझना कि सीरियलिज्म में क्या होता है कि अगर आपको पॉसिबिलिटी करके कुछ दिया हुआ है और वो ओरिजिनल स्टेटमेंट के अनुसार वो अगर डेफिनेट है तो वो जो भी कंक्लूजन पॉसिबिलिटी दिया है वो रॉन्ग होगा। मतलब क्या, यही से पता चलता है। ठीक है, सम ट्रीज आर ब्रिज पॉसिबिलिटी मतलब क्या, सम ट्री है, ये ब्रिज है और बीच में कॉमन एरिया है, मतलब क्या है, कुछ ट्रीज जो है ब्रिज है, बट ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट है, मतलब है, वेन डायग्राम से है मतलब है, डेफिनेट है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो भाई जो चीज़ डेफिनेट है पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, वो डेफिनेट ही होंगी, बट यहाँ पे इसको पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, मतलब क्या, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग। समझा, मतलब सोचना कुछ, जो चीज़ डेफिनेट है और वो पॉसिबिलिटी अगर आपको दी हुई है तो वो वहाँ पे रॉन्ग होगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो जैसे कि हमने कहा था दोस्तों कि इस क्वेश्चन में हम नया कंसेप्ट सीखेंगे और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है ओनली का। ठीक है, तो अगर कोई स्टेटमेंट में अगर ओनली आ जाए तो उस टाइम हमें क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो इस पे हम वेन डायग्राम कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। ओनली एयर इज ब्रीथ, ये स्टेटमेंट है, ओनली एयर इज ब्रीथ। इसमें कुछ नहीं करना है यार, कभी भी स्टेटमेंट के अंदर ओनली लगा है और सपोज ओनली ए इज बी दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, इस ओनली को ऑल में कन्वर्ट करना है, ओनली को ऑल में कन्वर्ट करना है, बी को यहाँ पे लाना है और ए को यहाँ पे लाना है। ठीक है, मतलब ओनली एयर इज ब्रीथ का क्या हो गया, ऑल ब्रीथ इज एयर, ऑल ब्रीथ इज एयर। तो इसका तो डायग्राम पता है किस तरीके से है, तो ये ऑल ब्रीथ मतलब ये ब्रीथ हो गया, ये एयर हो गया। ठीक है, तो ऑल ब्रीथ इज एयर, यहाँ तक हमने क्लियर है, यहाँ तक हमने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम एयर इज प्योर। ठीक है, तो क्या कर रहा है हमने, सम एयर में ऊपर लिखता हो या सम एयर इज प्योर, तो ये एयर है, ये प्योर है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, सम एयर इज प्योर। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं ऑल प्योर इज नेचर, ऑल प्योर इज नेचर मतलब क्या, ये पूरा का पूरा प्योर जो है ये नेचर है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गई, ऑल प्योर इज नेचर। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सिंपली कंक्लूजन को फॉलो करना है, वो फॉलो हो रहेगा वो देखना है। सम नेचर इज ब्रीथ। ठीक है, सम नेचर, नेचर यहाँ पे है, ब्रीथ यहाँ पे है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये हो ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। सेकंड स्टेटमेंट सेम, सम प्योर इज ब्रीथ। ठीक है, प्योर यहाँ पे है, ब्रीथ यहाँ पे है, इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, मतलब क्या, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने सिलोजिज्म के मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने कर लिए। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन हमने किया है इसमें, इस वीडियो को तुम अगर नोट्स बना के लिख लोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, और बना के ज़रूर लिख लेना, आई थिंक आपने लिख भी लिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताना है कि ये सिलोजिज्म का वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और इस तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और हाँ, इसके बाद एक छोटी सी अनाउंसमेंट है मेरी, वो ज़रूर सुन के जाना। ठीक है, हाय दोस्तों, तो मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। एग्जाम साइको ने उसका फर्स्ट कोर्स लॉन्च किया है दोस्तों। ये कोर्स जो है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बेस्ट 51 शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर है दोस्तों।
जैसे आप सभी को पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सिलेबस रहता है क्वांट का वो 60 to 70% कॉमन रहता है दोस्तों। तो इसके ऊपर ही मैंने बेस्ट 51 शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हैं कि जो शॉर्ट ट्रिक जो है वो अगर आप यूज़ करोगे तो कुछ सेकंड्स के अंदर आपको आंसर आ जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में मोस्टली आते ही है दोस्तों। और ये जो पूरी वीडियोस है, ये पूरे वीडियोस 51 वीडियोस है और 51 वीडियोस आपको ख़त्म करने के लिए, मतलब देख के उसको ख़त्म करने के लिए खाली मैक्स टू मैक्स 2 आवर लगेंगे दोस्तों। तो ये जो कोर्स है ये मैंने अभी लॉन्च किया है और इसकी प्राइस भी मैंने बहुत ही मिनिमम रखी है। इसकी प्राइस मैंने रखी है ओनली ₹199, मतलब लेस देन योर होटल डिनर थाली। ठीक, तो जिन लोगों को भी कोर्स परचेज करना है तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।